मुझे तो लग रहा है ईडी का इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई करेंगे और इसमें चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल मिस ममता बनर्जी एंड अदर्स इन लोगों का जेल वगैरह होगा। ये जो बीएलओ का सुसाइड का मैटर है वो सब इंडिविजुअल मैटर, वो कोर्ट केस या एफआईआर के थ्रू होगा। 1.5 करोड़ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों का एसआईआर का नोटिस का करेक्शन वगैरह कैसे हो जाएगा। प्लस जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ा हुआ है उसमें डीजीपी के ऊपर भी एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। जगह जगह सीबीआई ऑर्डर होकर अगर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी दे तो रिप्लाई के बाद तब वो सीएम जेल जाएंगी। स्थिति ऐसे होके रखा है यहाँ का स्टेट का सीएम पागल बन चुकी है डिफैक्टो। कॉन्स्टिट्यूशनली दिखा जाए तो नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि देश का बर्बादी हो जाएगा पश्चिम बंगाल के माध्यम से, पूर्वी भारत का बर्बादी हो जाएगा। लोगों का लैंग्वेज में कोट करके बोल रहा हूँ, गंगा में डूब के मरना चाहिए या तो रेजिग्नेशन देना चाहिए पीएम को और होम मिनिस्टर को। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, पर चुनाव के पहले एसआईआर की प्रक्रिया की बात कर लें या फिर हम बात कर लें इलीगल इमिग्रेंट्स की, जो बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान बंगाल की धरती पर है, उन्हें चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है एसआईआर के माध्यम से। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इससे थोड़ी परेशान नजर आ रही हैं। जहाँ आरोप प्रत्यारोप का सत्र चल रहा था तो हिंदू वोटर्स को साधने के लिए ममता बनर्जी ने भी महाकाल मंदिर बनवाने का वादा कर दिया है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे सर कैसे देखते हैं ये पश्चिम बंगाल का चुनाव जिस तरीके से हो रहा है। एसआईआर की बात कर ले हम या तमाम जो वहाँ पर काम चल रहे हैं, ईडी कार्रवाई करने पहुँचती है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आती हैं, फाइलें उठाकर भागती खड़ी नजर आती है और उल्टा ईडी के ऊपर ही मुकदमा ठोक दिया जाता है बंगाल के अंदर। तो क्या ये पश्चिम बंगाल के अंदर क्या लोकतंत्र जीवित है और क्या ये चुनाव प्रक्रिया में हो चल रहा है, क्या ये लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है या कोई धांधलीबाजी हो रही है? यहाँ पे तो सबसे बड़ा बात है, अभी देखना पड़ेगा चुनाव का स्थिति आने वाला है कि नहीं बाकी ही, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दिखाई दे रहा है। मैं यूनियन ऑफ इंडिया का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूँ। मेरा काम के दायरे में प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इस सब का रिपोर्टिंग का जो प्रावधान आता है, तो मैं 2020 में ही वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का 757 पेज का जो फाइल राष्ट्रपति भवन से आगे करा दिया था, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर बयान देके भी बैक ट्रैक कर दिए थे। उसी टाइम से अभी तक एनआरकी का स्थिति चल रहा है। ईडी का जो इंसिडेंट हुआ है ईडी के अगेंस्ट, वो तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया और उससे मुझे लगता है इससे तो जो 3 फरवरी नेक्स्ट हियरिंग का डेट है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष ने जो सब जजमेंट्स पेश किया है, तो उस सब जजमेंट्स के तहत मुझे तो लग रहा है ईडी का इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई करेंगे और इसमें चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल मिस ममता बनर्जी एंड अदर्स इन लोगों का जेल वगैरह होगा। तो चुनाव में तो जिन लोगों ने इन्वॉल्व होने जाएंगे उनका एक पक्ष तो कानूनन टेंटेड हो ही गया है। दूसरा है कि वेस्ट बंगाल में जब कुछ दिन पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सिटिंग जजेस जलपाईगुड़ी का सर्किट बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है उसका नया भवन का उद्घाटन करने गए थे, तब अपना पावर का दुरुपयोग करके इन्होंने चीफ जस्टिस को सबजुडिस मैटर में खींच के और पॉलिटिकल स्लोगन दे के बहुत कुछ बताया है, जिसमें उन्होंने वी आर अंडर योर कस्टडी यानी कि सरेंडर भी वर्बली कर चुकी है और डेमोक्रेसी और इस सब का जिक्र किया है। लेकिन जब जो कानून तोड़ के ईडी के ऊपर सैंक्शन नहीं लेके उनका एक्शन के अंदर वेस्ट बंगाल पुलिस, वेस्ट बंगाल सीएम एंड अदर्स भी आके अटैक कर देते हैं, तब भी तो वो सेम डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसका भी बात आ जाता है। और साथ में जो है अभी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जो कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा लोगों का जो नोटिस गया है एसआईआर का, बहुत सारे गलत गया है, ढीला ढाला ठीक ठाक नहीं है, इसको तुरंत सही करो, ये करते करते तो टाइम आ जाएगा। नहीं, पर बीएलओ के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, ऐसा विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ को अंडर प्रेशर रखा जा रहा है, कई बीएलओ ने आत्महत्या तक कर ली। तो क्या लगता है कि इस दबाव भरे सिचुएशन में जिस तरीके का एसआईआर हो रहा है, क्या ये वाकई में पूरी तरीके से प्योर हो रहा है या फिर इसमें भी कुछ कमी, कुछ त्रुटियाँ रह जा रही हैं? ये जो बीएलओ का सुसाइड का मैटर है वो सब इंडिविजुअल मैटर, वो कोर्ट केस या एफआईआर के थ्रू होगा। अगर सुसाइड किया या दूसरा मैटर से मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन तो बहुत बुरा है।
है, उसमें तो मैं पहले ही बोला कि चुनाव होगा या चुनाव का स्थिति है या नहीं है, वही अब मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा दिमाग में आ नहीं रहा है चुनाव कैसे होगा, क्योंकि ये 15 दिन में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों का SIR का नोटिस का करेक्शन वगैरह कैसे हो जाएगा। प्लस जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ा हुआ है उसमें DGP के ऊपर भी SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जगह जगह में प्रोटेक्शन देने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। प्लस वही DGP है जो DGP के अगेंस्ट अभी ED मामले में नोटिस हुआ है और जो एक्यूज्ड पर्सन्स बन के रखा है। तो वहाँ जो है जो कार्यकर्ता जो चुनाव भी चलाएंगे या चुनाव का प्रोसेस को देखेंगे, सारे टेंटेड हो चुका है। और CM अगर CM का अगेंस्ट एक्शन होता है, CBI ऑर्डर होकर अगर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी दे तो रिप्लाई के बाद, तब वो CM जेल जाएंगी। तो उनका वो मतलब है कि जयललिता की तरह ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेके मैं वापस आऊँगी, लेकिन ऐसे भी नहीं होगा। प्लस ये है कि चुनाव आयोग भी अगर ठीक से ना करे चुनाव का प्रोसेस और उनके अगेंस्ट भी आरोप हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर कर रहे हैं, तब पब्लिक जो चुनाव वोट डालने आएंगे वो कौन सही है कौन सही नहीं है, प्रॉपर लिस्ट भी तैयार नहीं हो पाएगा। इससे बेटर है स्थिति ऐसे होके रखा है जहाँ का स्टेट का CM पागल बन चुकी है डिफैक्टो, कॉन्स्टिट्यूशनली दिखा जाए तो जो कर रही है। प्लस यूनियन ऑफ इंडिया के ओर से भी जो हो रहा है सब कुछ सही नहीं हो रहा है, जैसे SIR इलेक्शन कमीशन का मैटर। तो अभी चुनाव छोड़ के चुनाव बाद में होगा, राष्ट्रपति शासन लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगा के 6 महीने का अप्रूवल से जो है 3 साल तक वो कंटिन्यू हो सकता है। 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा के स्थिति सुधार के फिर चुनाव में आइए। तो ये मैं इस बार रिपोर्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ, गवर्नर भी रिपोर्ट दे सकता है। जो स्थिति पैदा हुआ है आर्टिकल 256, 257 1 क्लॉज 1, 356 1 और 365, ये आर्टिकल्स को एक साथ करके प्रेसिडेंट्स रूल का रिपोर्ट बनता है। मैं इस टाइम आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ या पब्लिकली बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मैं रिपोर्ट लिखा नहीं हूँ, यह हमारे डिस्कशन है। तो इस बार मतलब हमारे अधिकार और इच्छा के ऊपर है। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो आर्टिकल 163 में है गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर, उसका पैरेलल है। तो इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ पब्लिकली, यही मेरा रिपोर्ट मानिए। और ये मैं राष्ट्रपति जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ। राष्ट्रपति जी के पास रिपोर्ट भेजने के लिए प्रॉपर प्रोसेस से होता है। तो पहले राष्ट्रपति शासन लगे, स्टेट का सुधार चाहिए ना। चुनाव करके क्या होगा, चुनाव करके तो मंगल ग्रह से लोग तो नहीं आ जाते, इसी लोगों ने जर्सी चेंज करके माहौल तो एक ही रहता है। स्टेट को सुधारिए, नहीं तो बांग्लादेश के वहाँ से जो धमकी आ रहा है या चाइना की ओर से पाकिस्तान की ओर से जो आ रहा है या ट्रम्प का जो प्रेशर है ट्रेड वार का, इससे तो ईस्टर्न फ्रंट से घुस के इंडिया को अलग थलग ना कर दे। क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर जो स्टेट गवर्नमेंट में है, इन्होंने फिर 2024 में आ जाएंगे तो फिर वहाँ तो एकदम गैर हिंदुस्तान एकदम सब कुछ चलते रहेगा। और मतलब इंडिया में हो या ना हो, मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूँ, इंडिया में हूँ या ना हूँ वही तो पता नहीं चलेगा। और साथ में है इतना कुछ होने के बाद भी अगर ये सरकार में फिर आ जाती है, तो जो राष्ट्रपति शासन का रिपोर्ट हमने पहले दिए थे 2020 में, जिसको ठुकराया गया, तो लोगों से मैं टच में रहता हूँ इनपुट के लिए। तो मेरा पास इनपुट आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप जो है पश्चिम बंगाल में फिर इसी सरकार कंटिन्यू करेगी 2026 के बाद, तो फिर PM नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को रेजिग्नेशन देना चाहिए। क्योंकि देश का बर्बादी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का माध्यम से पूर्वी भारत का बर्बादी हो जाएगा, और जो है भारत टुकड़ा और भी ना एक बांग्लादेश बन जाए। तो लोगों से मैं टच में रहता हूँ इनपुट के लिए। तो लोग पश्चिम बंगाल का अंदर से मुझको कांटेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप इस बार अगर इसका चेंज नहीं होगा तो फिर तो इन लोगों को जो लोगों का लैंग्वेज में कोट करके बोल रहा हूँ, गंगा में डूब के मरना चाहिए या तो रेजिग्नेशन देना चाहिए PM को और होम मिनिस्टर को। तो पहले राष्ट्रपति शासन लगाओ, 3 साल लगा के इसको सुधारो, फिर चुनाव वगैरह सोचोगे। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।